अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम डायबिटीज़ को शुरू करेंगे और मैंने कोशिश की है कि जो एमसीक्यूज़ आपके हैं वो सारे डायबिटीज़ के वो इकट्ठे करके उनको एक ही दफ़ा समझा दें और मेरे ख्याल में टॉपिक वाइज ज़रा ज़्यादा आसान होगा। शुरू करने से पहले एक थोड़ी सी अच्छी बात कर लें। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसने मुझ पर 100 मरतबा 100 टाइम्स दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उसकी दोनों आँखों के दरमियान लिख देता है कि ये निफाक और जहन्नम की आग से आज़ाद है, और उसे बरोज़े क़यामत शोहदा के साथ रखेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हज़रत सुफियान सूरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अपने भाई की गैर मौजूदगी में उसका ज़िक्र इस तरह करो जिस तरह तुम चाहते हो कि आपकी गैर मौजूदगी में आपका ज़िक्र हो। तो हमें गीबत से बचना चाहिए। चलें बैक टू द टॉपिक। डायबिटीज़ मेलाइटस ये ना केमिकल पैथोलॉजी का बहुत ही अहम टॉपिक है। ठीक है, इसको आप समझ के रखें कि डायबिटीज़ आपको बहुत अच्छा आना चाहिए। अच्छा, हम कोशिश करते हैं उसको ब्रेक डाउन करने की। अच्छा, पहला जो उसने सवाल पूछा है ना, और ये आपका कंसेप्ट बड़ा क्लियर होना चाहिए, बहुत से लोगों का आया है कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है ना, उसका पैथोफिजियोलॉजी के मुतालिक ये फिनोमेना है कि वो होता क्या है। देखिए, जो असल फिनोमेना होता है ना वो ये होता है, इंसुलिन सिक्रीटरी डिफेक्ट होता है। फिर प्रोसीड देखें, इंसुलिन कम बनती है, उसके बैक एंड पे साथ साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है, लेकिन ये एसेंशियल फिनोमेना नहीं है। उसको मैं इस तरह समझाता हूँ कि आपको कि लेट्स सपोज आप समझें कि इसके अंदर ना पेट्रोल है, ठीक है, ये फ्लेम है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये पेट्रोल क्या है, इनहेरेंट करैक्टर है। तो अगर ये आग पेट्रोल को तब जलाएगी आग जाएगी, ये एक्सटर्नल फैक्टर है, ये इंटरनल फैक्टर है, ठीक है। अगर पेट्रोल की जगह पानी होता या दूध होता तो ये आग बजाय इसके कि इसका काम जलाना है कुछ भी ना कर पाती। इसी तरह हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, जो सिक्रेटरी काम है ना, इट बिलोंग्स टू द जेनेटिक्स, ठीक है, ये जेनेटिक्स का इसके साथ ताल्लुक है। देखें, जब भी कोई इंसान बनेगा उसके जेनेटिक्स उसके साथ होंगे। जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है ना, इट इज़ इन्वायरमेंटल। लेट्स सपोज ओबेसिटी हो सकता है उसको, ठीक है, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। तो सबसे पहले इंटरनल फैक्टर होगा तब भी वो एक्सटर्नल को इजाज़त देगा कि उसके साथ छेड़खानी कर सके, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो कुछ कर सके। तो सबसे बड़ा ये आप की को दुरुस्त कर लीजिएगा, इंसुलिन सिक्रीटरी डिफेक्ट मेजर है। अच्छा, अगला जो सवाल है ना वो क्या है, ग्लूकोज कंसंट्रेशन। ये फास्टिंग थोड़ा कंफ्यूज करने के, होल ब्लड में उसका ताल्लुक उसने प्लाज्मा और सीरम से दिया हुआ है। देखें, जो होल ब्लड होता है ना उसके अंदर 10 to 15 टाइम्स ग्लूकोज कम होता है एज कंपेयर टू द प्लाज्मा एंड सीरम। प्लाज्मा और सीरम में इक्वलेंट होता है। उसकी रीज़न क्या होती है कि जो वाटर कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन अलग है। जो हमारे पास ग्लूकोज है इट इज़ मोर सोलेबल इन लिक्विड पार्ट, तो इस वजह से वो उसमें ज़्यादा होता है। अच्छा, अब अगला सवाल आ जाता है कि जीडीएम के मुतालिक, जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस है ना उसके मुतालिक सवाल हैं। थोड़ा सा मैं आपको जीडीएम की चीज़ें बता देता हूँ ताकि आपका थोड़ा सा आसानी रहे। देखें, जीडीएम गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस, ये आप याद रखें, इट इज़ अ प्री डायबिटिक स्टेट, ठीक है, ये प्री डायबिटिक स्टेट है, लेकिन इसका ताल्लुक क्या है, गेस्टेशन के साथ है, ठीक है। अब इसके अंदर जो काफ़ी सारे क्राइटेरियाज यूज़ होते हैं कि किस तरह इसको एक्सप्लेन किया जाए। उसमें देखें, दो तरह के टेस्ट किए जाते हैं। एक होता है GCT, उस ग्लूकोज चैनिंग टेस्ट, एक होता है OGTT। देखें, नाम से जाहिर है चैलेंज दिया जाएगा, ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, ठीक है। 50 ग्राम आप ग्लूकोज देते हैं
और फिर आप वैल्यू लेते हैं 1 घंटे बाद। कट ऑफ क्या है 140। अगर 140 से ग्रेटर आ जाए तो स्क्रीनिंग पॉजिटिव आ जाएगी और आप फिर OGTT करेंगे। ये जो है ना, ये स्क्रीनिंग नहीं है, ये डायग्नोस्टिक है। OGTT डायग्नोस्टिक टेस्ट है। इसके अंदर 75 ग्राम ग्लूकोज लिया जाता है और एक रीडिंग ली जाती है फास्टिंग में, सेकेंड रीडिंग ली जाती है 1 और पोस्ट ग्लूकोज लोड, और तीसरी रीडिंग ली जाती है 2 और पोस्ट ग्लूकोज लोड। तो उसके अलग अलग कट ऑफ्स हैं, कोई एक वैल्यू भी कट ऑफ से अलग आ जाए तो वो GDM हम उसको कर देते हैं। अब इसमें उसने यही सवाल पूछा गया कि 20 वीक्स ऑफ फिजिशियन के अंदर ना उसने 50 ग्राम ग्लूकोज लोड दिया है, उसकी वैल्यू कितनी आ गई है 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा आ गया। अब स्क्रीनिंग पॉजिटिव आ गया तो इसका क्या जवाब होगा कि सस्पिशन है तो OGTT किया जाना चाहिए। यही इसकी एक्सप्लेनेशन है। अच्छा, अगला सवाल है कि ग्लूकोज का सैंपल लिया गया है, एक ट्यूब है सोडियम फ्लोराइड ट्यूब। हम उसको इसलिए यूज़ करते हैं कि क्योंकि उसके अंदर एंजाइम होता है जो कि एनोलेज को इनहिबिट कर देता है सोडियम फ्लोराइड, और उसकी आगे फर्दर ब्रेक डाउन नहीं होती और हमारा ग्लूकोज स्टेबल रहता है। देखिए, ये आपको ग्रे टॉप की वाइल होती है, ठीक है, ग्रे टॉप की वाइल होगी, वो आपके अंदर उसके ग्लूकोज क्या होगा स्टेबल रहेगा, सोडियम फ्लोराइड होगा, ठीक है। ये क्या करता है एनोलेज को इनहिबिट कर देगा। लेकिन इसका एक नुकसान क्या है कि ये जो हमारा पास, अगर वैसे हम कुछ सैंपल होते हैं उनको रिट्राइव करके यूज़ कर सकते हैं और चीज़ों के लिए, लेकिन जो होगा ये वाला सैंपल सोडियम फ्लोराइड वाला, ठीक है, तो ये यूज़ नहीं हो सकेगा यूरिया की एनालिसिस के लिए, ठीक है। तो इसलिए हम, अगर कोई डॉक्टर कहता है कि इसके ऊपर परफॉर्म करें, हम कहेंगे हम ये नहीं कर सकते क्योंकि सोडियम फ्लोराइड यूरिएज को इनहिबिट कर देता है। अच्छा, एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर ग्लूकोज की जब एनालिसिस की जाती है तो पोलैरोग्राफी ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाता है। तो वो कहता है वो कौन सा मेथड यूज़ करता है, वो ग्लूकोज ऑक्सीडेज, ठीक है, GOD बोलते हैं, ठीक है, ग्लूकोज ऑक्सीडेज को यूज़ करके किया जाता है। अच्छा, ये मैंने आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि जो क्लासिफिकेशन है ना डायबिटीज़ की, वो किस बेस पर है, ठीक है। देखिए, डायबिटीज़ मेलाइटस को बहुत सारे अंदाज थे वो करने के लिए कि किस तरह इसको किया जाए। रिसेंट जो है ना वो आपकी जो उसकी पैथोजेनेसिस है ना उस बेस पर है। पैथोजेनेसिस के इसके ऊपर क्या क्या है, टाइप 1 है, टाइप 2 है, GDM है, और थर्ड क्या है, अदर टाइप्स हैं जिसके अंदर के मोडी आ जाता है, लाडा आ जाता है, और दूसरे सिस्टिक फाइब्रोसिस वगैरह और एड्स के अंदर, तो इस तरह की वो अलग टाइप है, थर्ड फोर्थ टाइप। तो ये है पैथोजेनेसिस के ऊपर, ठीक है। अच्छा, इससे पहले क्या किया जाता था, डायबिटीज़ को कहा जाता था कि ऑन द बेसिस ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है, डायबिटीज़ की होती थी कि यार इसको इंसुलिन की ज़रूरत है या नहीं है, इंसुलिन डिपेंडेंट, इंसुलिन इंडिपेंडेंट। उसके अलावा क्या होता था, एज ऑफ ऑनसेट पे होता था, डायबिटीज़ मेलाइटस है जनाब जी, एज ऑफ ऑनसेट जुवेनाइल होता था कि बचपन में हो गई है, और अडल्ट ऑनसेट होता था, ठीक है। ये सारी हमने वो कर दी है, ये बेहतर क्लासिफिकेशन है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा वही एक्सप्लेन किया गया, टाइप 1 जो है ना बीटा सेल डिस्ट्रक्शन की वजह से है, टाइप 2 क्या है, प्रोग्रेसिव लॉस है बीटा सेल फंक्शन का, ठीक है। बैकग्राउंड ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है, उसके बगैर भी हो सकता है। GDM क्या है, ये आपका इसका क्राइटेरिया क्या है कि आप
24 to 28 वीक होता है, करते हैं आप, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री होती है, ठीक है। और उसके अलावा आपका जो इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज आ रहा होता है, कि मतलब आपका जो फास्टिंग के अंदर ग्लूकोज है ना, वो 101 से लेकर 126 के दरमियान होता है मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। और ये अच्छा, इसमें जीडीएम को करने की क्यों स्पेसिफिकली ज़रूरत पड़ी, इसको हम प्री डायबिटिक भी तो कह सकते थे। उसकी रीज़न क्या है कि जीडीएम हैज़ वेरी वेरी बच्चा, ठीक है, और माँ दोनों की सेहत के ऊपर उसका काफ़ी रोल है, ठीक है। ये माँ होगी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर, और जो बच्चा हो गया छोटा सा, उसकी सेहत के ऊपर इसका बड़ा रोल है। अलग टाइप्स के हैं, मोडी हो गया, लाडा हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से। अच्छा, अब यही सवाल आ गया कि जो डायबिटीज़ है ऑटोइम्यून बीटा सेल डिस्ट्रक्शन की वजह से होती है, वो क्या होती है, ठीक है। वो टाइप 1 है। अब इसमें फर्दर टाइप 1 है और टाइप 1 भी है। तो टाइप 1A के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो हमारे सेल मीडिएटेड होते हैं ना, वो ऑटोइम्यून प्रोसीजर होता है। और टाइप 1B के अंदर क्या होता है, हमारे पास एंटी आइलेट्स एंटीबॉडी होगी और गैड एंटीबॉडीज़ होगी, वो इन्वॉल्व हो रही होती हैं। अच्छा, अगला सवाल आ गया हाइपोग्लाइसीमिया का। देखें, जो हाइपोग्लाइसीमिया, इट इज़ अ वेरी सीरियस कंडीशन, और ये ख़ास तौर पर डायबिटिक के अंदर हो सकती है, उसके अलावा भी हो सकती है, ठीक है। उसके लिए ना विपल ट्राइएड क्या है, ट्राइएड का मतलब होता है 3 चीज़ें, 1 2 3 करके चीज़ें अगर होंगी तब हम कहेंगे कि यह हाइपोग्लाइसीमिया। देखें, जब भी हाइपोग्लाइसीमिया हो तो उसके सिम्टम्स आए, जैसे स्वेटिंग वगैरह, डलनेस, फेंट हो जाए। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है, हिस्ट्री ज़रूरी नहीं है, यही शायद इसका जवाब है। अच्छा, लो प्लाज्मा ग्लूकोज हो, जब सिम्टम्स आए तो आप मेजर करें तो ग्लूकोज लेवल आपका कम आना चाहिए। आगे सवाल भी आएगा कितना कम हो, लेस देन 50, ठीक है। और जैसे ही आप उसको ग्लूकोज लोड दें, ठीक है, 25 ग्राम वाला आपने एम्प्यूल दे दिया, मिलीग्राम वाला, तो जैसे ही आपने उसको एम्प्यूल दिया या कुछ भी मीठा दिया तो उसके सिम्टम्स ख़त्म हो गए। तो ये ट्राइएड का ये 3 चीज़ें होती हैं, तो वो हम विपल ट्राइएड पूरा हो जाता है। अच्छा, ग्लूकोज के कौन सा जो है ना वो रेफरेंस मेथड है, ठीक है। रेफरेंस मेथड इसका जो है ना वो आप याद ही रख लें, मेथड याद ही रखने होते हैं। हेक्सोकाइनेज है। देखिए, 3 तरह के मेथड होते हैं। सबसे टॉप पर पहला नंबर जो है ना वो होता है डेफिनेटिव मेथड, ठीक है। नंबर 2 पे रेफरेंस मेथड होता है। नंबर 3 पे क्या होता है, फील्ड मेथड होता है, जो लैब में आम यूज़ हो रहा होता है। बस ये अपना याद रखें। अच्छा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है ना, ये देखें, ये मेटाबॉलिक है और सिंड्रोम है, मल्टीपल चीज़ें हैं। तो इसका क्राइटेरिया होता है 3 आउट ऑफ 5, 5 में से 3 चीज़ें हो तो हम उसको कहते हैं कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। अब उसने पूछा हुआ है कि इनके अंदर वो क्या चीज़ें नहीं हैं, उससे पहले आपको पता होनी चाहिए वो 5 चीज़ें हैं क्या, वो मैंने आगे लिखी हुई हैं। देखें, आप थोड़ा सा ये याद रखें, मेल विद एरो एंड फीमेल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है। अब देखें कि वेस्ट आप याद रखें कि वोमेन की 35 होनी चाहिए, ठीक है, 35 इंचज़ होनी चाहिए, ठीक है ये, और मेल की कितनी है, 40। अच्छा, एक और क्राइटेरिया आप याद रखें कि जो HDL का है ना वो मैं 7 नीचे है ऊपर लिख देता हूँ। देखिए, फीमेल का है, आप इसको उल्टा कर दें, 53 होना चाहिए। 53 के करीब कितना है, यानी कि 50 होना चाहिए, और मेल का 40 ही है, यानी कि वेस्ट भी दोनों 40 हैं, ये आपको याद रह जाएंगे। देखें, उसके अलावा जो है ना टीजीज़ आपके 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से मतलब अगर कम हो गए तो नॉर्मल है, ज़्यादा आएंगे तो एक फीचर हो जाएगा। अच्छा, ब्लड प्रेशर 135/85, ठीक है। सिस्टोलिक में आप 10 ऊपर करें, नॉर्मल 120 होता है, और इधर से आप 5 ऊपर कर लें। तो फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज जो है ना, ये इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज हो,
क्या हो, इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज हो। इम्पेयर्ड हम कब बोलते हैं, इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज, बार बार मैं आपको जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि आपको याद हो जाए, जब ग्लूकोज 101 से लेकर 126 मिलीग्राम डेसीलीटर के दरमियान हो, और ये प्री डायबिटिक का भी क्राइटेरिया है। अच्छा, अब ये मैंने आपको 5 चीज़ें बताई हैं ना, इन 5 में से अगर 3 चीज़ें किसी फ़र्द के अंदर हैं तो वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। अब आप देखें इनके अंदर आपकी जो वेस्ट आ गई, सेंट्रल ओबेसिटी भी था, HDL का भी था, TG का भी था, ग्लूकोज का भी था, लेकिन आपने देखा उसमें LDL का कहीं जिक्र नहीं था, तो ये तो आउट हो गया, आउट ऑफ क्वेश्चन हो गई, तो यही इसका जवाब है। अच्छा, 117 की तरफ आप आएंगे तो वो कहता है कि प्रेफर्ड यूज़ ऑफ प्लाज्मा और सीरम ग्लूकोज क्यों किया जाता है। ठीक है, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ग्लूकोज मोस्ट स्टेबल, ये बात ठीक है, अगर होल ब्लड में होगा तो ग्लूकोज यूज़ होता रहता है, सेल यूज़ करते रहते हैं, स्पेसिफिसिटी होती है, ये भी ठीक है। कन्वीनियंट है सीरम और प्लाज्मा को यूज़ करना ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट में एज़ कम्पेयर टू द होल ब्लड। ये थोड़ी बात ना थोड़ी सी अनइवन है, ये इसका जवाब सही नहीं है, लेकिन ओवरऑल ये ऑल ऑफ द अबव ही ऑप्शन बनेगा। देखें, जो होल ब्लड होता है ना, इट इज़ मोर बेनिफिशियल। आप हमेशा याद रखेंगे कि अगर हम होल ब्लड एज सच कोई भी अगर एनालिसिस है, अगर वो होल ब्लड यूज़ करता है ना, वो अच्छा है, वो फास्ट हो जाएगा। जैसे कि आपका ग्लूकोमीटर है, वो आपका होल ब्लड यूज़ कर रहा होता है, आप प्रिक करते हैं, डालते हैं, ठीक है, विद इन 20-30 सेकेंड आपको जवाब मिल जाता है। ये कन्वीनियंट नहीं है, लेकिन स्टेबिलिटी और स्पेसिफिसिटी की वजह से वो अच्छा है आपका प्लाज्मा और सीरम। तो इसका जवाब डी ही रख लें। ऐसे इस तरह के नहीं आते, ये हेट्रोजीनियस MCQs है। ऑल ऑफ द अबव, नाउन ऑफ द अबव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, फॉल्स, करेक्ट, इनकरेक्ट, ये नहीं आते। हाँ, समझने के लिए रख लें। अच्छा, ये मेथडोलॉजी के मुतालिक है कि ग्लूकोज का एक मेथड है, ठीक है, जिसके अंदर ATP इस्तेमाल हो रहा होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा होता है, और NADPH के ऊपर 340 के ऊपर क्या हो रही होती है, अब्जॉर्प्शन हो रही होती है। ये शायद आपका ना हो, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, याद रह जाएगा तो शायद काम आ जाए आप लोगों के। जो मेथड यूज़ करते हैं ना, NADPH से NADP बनाते हैं, ठीक है, या NAD, ठीक है। इसमें आप देखें कि इसके अंदर कितने अल्फ़ाबेट थे, NADPH 5 थे, तो ये 4 में हो गया। तो NADPH से जो जनाब जी DH बनेगा ना, वो कम हो रहा है, इसलिए 340 के ऊपर डिक्रीज इन अब्जॉर्बेंस होगा। जबकि अगर यही मेथड उल्टा हो रहा होता है, दोनों हो रहे होते हैं, तो 4 से अगर 5 बनेगा तो इंक्रीज इन अब्जॉर्बेंस होगा 340 के ऊपर। ये वैसे केमिकल पैथोलॉजी वालों के लिए, ये वैसे आप सुन लें एक दफ़ा। अच्छा, अगला सवाल है कि प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल 110 है। अच्छा, इसका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर कितना होगा। देखें, एक बात होती है कि ये आपने पढ़ी होगी, आपको शायद याद हो। देखें, जो आपका प्लाज्मा है और दूसरा आपका CSF है, इन दोनों का ग्लूकोज क्या होगा। जो आपका CSF है ना, उसके अंदर 2/3 ऑफ प्लाज्मा होगा। अब प्लाज्मा के अंदर 110 थी, तो अगर आप इसको डिवाइड करें तो ये 9 3 आ जाएगा, 2 इधर कैरी हो जाएगा, 6 आ जाएगा, 36 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये कितना बनता है 72। अब 72 के करीब करीब कौन सा है 66, यही इसका जवाब है। 2/3 ऑफ प्लाज्मा होता है CSF के अंदर, ये एक कुलिया याद रख लें। जो भी वैल्यू आ जाए उसको आप इस तरह कर लेंगे तो हो जाएगा। अच्छा, WHO क्राइटेरिया क्या कहता है कि फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज जो कि डायग्नोस्टिक हो SI यूनिट के अंदर, तो उसका जवाब क्या है, B है। नॉर्मल पूछ रहा है बंदे का ना, रेफरेंस इंटरवल नॉर्मल बंदे का, तो वो 5.6 तक है। उसको मैं थोड़ा सा आपको यहाँ से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखिए, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज है ना,
अच्छा, ये मिली मोल में कैसे रिजल्ट आता है कि आप जो मिलीग्राम वाला है ना उसको डिवाइड कर देते हैं जो आपको 18 से, ठीक है। देख 5.6 कैसे आया, ठीक है। 100 को जब हमने डिवाइड किया ना 18 से, ठीक है, 1890 तो 5.6 आता है। तो आप इसको कैलकुलेटर से भी करके देख लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह जो भी वैल्यू है ना, लेट्स सपोज मिली मोल के अंदर है, अगर आप 3.3 को मल्टीप्लाई करें 18 से तो वो क्या आएगा जवाब, 18 हो गए 36 और 18 52। तो 52 से लेकर क्या है 100 तक आपका नॉर्मल रेफरेंस इंटरवल है। तो जिस फॉर्म में भी दियो 18 कन्वर्जन फैक्टर है। अच्छा, ये आपको देखें फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज अगर 100 से कम है नॉर्मल है, 100 से 126 के दरमियान है ना, इस कंडीशन को हम बोलते हैं इम्पेयर्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, वो डायबिटिक हो जाएगा। HbA1c के ऊपर देखें लेस देन 5.7 होगा तो नॉर्मल है, 5.7 to 6 प्री डायबिटिक होगा। और इसी तरह जो आपका OGTT बेस के ऊपर लेस देन 140 नॉर्मल, 140 से 200 ये आपका क्या है, प्री डायबिटिक होगा। और इस प्री डायबिटिक को जो कि 140 से 200 के दरमियान है, इसको हम बोलते हैं, इसका नाम होता है इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, IGT। ये दो लफ्ज़ आप यूज़ करेंगे, अगर आप इसको दोनों को याद रख लेंगे तो आपकी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। अच्छा, इसमें अब ये सवाल है कि कौन सा हार्मोन है उसके अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ रहा होता। देखें, ग्रोथ हार्मोन आपको पता होगा शायद कि ग्रोथ हार्मोन ये ग्लूकोजेनिक है, कार्टिसोल भी आपका इंक्रीज करता है, स्टेरॉइड, ग्लूकागॉन का भी रोल है। देखिए, इंसुलिन का तो काम ही यही है, ग्लूकोज आप टेक कराना और लेवल को कम करना। इसी इंसुलिन की रिलेटिव डेफिशिएंसी या एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी की वजह से तो डायबिटीज़ होता है, तो ये तो नहीं होगा ना। अच्छा, वो कहता है रूटीन फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट किया है हमने, ठीक है, उसका 105 रिज़ल्ट आ गया। अब इस बेस पे आप उसको क्या कहेंगे। देखिए, मैंने आपको पहले कहा था 100 से लेकर 126 के दरमियान होगा तो उसका नाम हमने क्या रखा था, इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज। ये टर्मिनोलॉजी आपको बहुत अच्छी आनी चाहिए, इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज। अच्छा, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, ठीक है, 9 बजे उसका एनालिसिस किया गया, क्लाउडी था। इसमें से कौन सी टर्म ठीक होगी। देखें, जो ग्लूकोज के बारे में ना मैं आपको बताऊँ ना, इसकी जवाब उसने दिया हुआ है बी है कि हमेशा इसको हमने फ़ौरन करना होता है क्योंकि यूटिलाइज हो जाता है, ठीक है। ये बात तो ठीक नहीं है कि हम उसको स्पेसिमेन को रिजेक्ट कर दें, ठीक है। और ख़ास तौर पे जो आपका पहला होता है वो वैसे भी आपको ग्लूकोज के लिए यूज़ होता है, ठीक है। रेफ्रिजरेट तो नहीं करेंगे ना, लेट हो जाएगा तो फिर वो कंज्यूम हो जाएगा। फ्रोज भी बिल्कुल नहीं करेंगे नेक्स्ट डे, ये बिल्कुल ख़त्म है, फ़ौरन करते हैं। ग्लूकोज का हमेशा याद रखना है, अगर आपके अंदर सोडियम फ्लोराइड के अंदर नहीं है तो आपने उसको फ़ौरन एनालाइज करना है ताकि आपका वो ना। लेकिन रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया क्या है, एक फिनोमेना है जिसके अंदर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। इसके अंदर जो एक जवाब है ना, वैसे तो ये जो दोनों हो सकते हैं, गैस्ट्रिक सर्जरी भी इन एसिडोब्लास्टोसिस, लेकिन इसके अंदर ज़्यादा बेहतर यही है। तो इसको इस तरह याद ही रख लें। इसमें क्या होता है, रेयर कंडीशन है जिसके अंदर ना पेंक्रियाटिक बीटा सेल इंसुलिन को एक्सेस प्रोड्यूस करते हैं। जाहिर बात है, इंसुलिन बढ़ गई, अपटेक ऑफ ग्लूकोज कम कर देगी, टोटल प्लाज्मा के अंदर ग्लूकोज को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा और हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। अच्छा, ये यहाँ तक डायबिटीज़ का फर्स्ट पार्ट है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अभी नमाज का मैं ब्रेक लेने लगा हूँ, सॉरी फॉर डैट। इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट में कवर करते हैं। जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखिएगा।